प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। ये एक ऐतिहासिक जीत रही है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है। आज खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया। तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रुझान और नतीजे तस्वीर साफ बयां करते हुए बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। हिंदी पट्टी में तीनों के तीनों राज्यों में कांग्रेस को मात दी है और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को करारी हार दी। राजस्थान में रिवाज नहीं बदला है, ताज फिर से बीजेपी के सर सजने वाला है और छत्तीसगढ़ ने यहां पर चौंकाने वाला नतीजा दिया है। 54 सीट बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है और यहां पर यह हम नहीं भूल सकते कि 2018 के चुनाव में बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी और जानकार ये भी कह रहे थे कि बीजेपी तो घर में बैठी हुई है, कुछ काम करती नहीं दिखाई दे रही है। और भूपेश बघेल ने अच्छा खासा मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी थी, लेकिन जादू बीजेपी का चला है, कांग्रेस का और भूपेश बघेल का नहीं चलता दिखा है। और अब सवाल उठने लगे हैं और वो जाहिर सी बात है राजेश, जो हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, शिवराज बनेंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे लगता है कि शिवराज को अवसर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या वजह? मतदान के 3 दिन पहले तक जो लाडली बहना का एक्सटेंशन उनका था वो उनके संकल्प पत्र में तक नहीं डाला गया, उनका जिक्र तक नहीं किया गया। शिवराज अकेले सभाओं में चर्चा कर, पर यहाँ मजमल उठ से घूम रहे हैं हर जगह और बाकी बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके दाएं और बाएं खड़े। मैं ये नहीं कहता कि लाडली बहना नहीं चला है। आप ये देखिए ना कि जब 40, मैं अभी भी कहा था कि 40% वोटों के ढेर पर दोनों पार्टियां बैठी हैं। अब उसमें 1,32,00,000 को लाडली बहना को आप जो दे रहे हैं, उसका अगर 60% भी महिलाओं ने वोट किया तो 40-45 लाख तो वोट फिर भी पड़ रहे हैं। उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने वो इंतजाम किया नहीं और वो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो थोड़ा सा तरल। शिवराज सिंह चौहान हो सकता है इस शानदार जीत के बावजूद मुख्यमंत्री ना बन पाए, तो क्या बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की जो रणनीति चली थी और उस पर हमने बहुत सारे सवाल भी उठाए थे, अब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मुख्यमंत्रियों को लेकर भी हो सकता है? क्योंकि दरअसल अब इन नतीजों की पोजीशनिंग 24 के लिए की जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या ये चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ा? नहीं लड़ा। तो फिर ये सवाल पर आज चर्चा करना, मतलब वो हो सकता है कि संभावना हो वो बने, उनकी योजनाओं का बड़ा फायदा हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने शिवराज सिंह के नेतृत्व में ये चुनाव नहीं लड़ा। इसका मतलब उनके नेतृत्व में ये जीत नहीं हुई, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप मानती है। तो एक नैरेटिव अब गढ़ा जाएगा 24 के लिए, जनरेशनल चेंज होगा। जनरेशनल चेंज के लिए चली गई है बीजेपी और आप देखिए दूसरे राज्यों में भी चल रही है। 3 राज्य अब आए हैं और जातिगत जनगणना, उस पर आरक्षण, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे और लाभार्थी में अब विपक्ष भी जो गारंटी दे रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब उम्मीदवार चुने जाएंगे मुख्यमंत्री पद पर। उसी तरह के उम्मीदवार चुने जाएंगे और उस पर सबसे ऊपर तो वही है जो प्रधानमंत्री कहते रहे कि मोदी की गारंटी है। तो वो, और अब जो हम सब लोग करते थे कि विधानसभा चुनावों में मोदी का चेहरा नहीं चलता, वो उन्होंने यहाँ प्रूव किया है कि मोदी का चेहरा ही चला है। क्योंकि 4 राज्यों में, 5 राज्यों में जो भी नतीजे रहे हों, लेकिन वो मोदी के चेहरे पर लड़े गए। और ये तो बड़ी रिस्क थी कि आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने साइडलाइन किया, उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा गया। इसका मतलब ये नहीं कि उनका फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा भी जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा, निराशा वाले नतीजे, ये बात तो आप स्वीकारेंगे? हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में आपका सफाया हो गया है, विपक्ष में बैठना पड़ेगा। देखिए, तेलंगाना की जीत जो है वो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता को, हमारे नेताओं को इंस्पायर करती है और तेलंगाना की जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत हमको मिली है। हम पहले 19 पे थे, 19 से लेकर के अब हम 63 पर पहुंच रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो आपने कहा कि हिंदी बेल्ट के अंदर
जो नतीजे हम चाहते थे वो नतीजे हमें नहीं मिले हैं। और जिस तरह से प्रचार हुआ था या जिस तरह से सारी पार्टी संगठित रूप से काम कर रही थी, निश्चित रूप से हमें आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कहां पर हम चूके हैं, क्या क्या गलतियां रही हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर काफी मुतमईन थी पार्टी आपके नेताओं से। जब मैं लगातार बात करता था ये ऑलमोस्ट डन डील मानकर चल रहे थे, तो कहां चूक हो गई चरण सिंह सापरा? मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पहले बात कर रहा हूं। देखिए, कई चीजें होती हैं। एक चुनाव किसी एक मुद्दे से जीता नहीं जाता या कोई एक मुद्दे से हारा नहीं जाता है। अनेक चीजें होती हैं जिसका आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है और नतीजे पूरे आने के बाद में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का पूरा नेतृत्व उस पर बैठेगा। चरण सिंह सापरा, थोड़ी देर मैं थोड़ा सा और इंतजार कीजिएगा, आपसे मैं लंबी बातचीत करना चाहूंगा। इस बीच मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जुड़ गई हैं। तो स्मृति ईरानी, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार इलेक्शन में ताल तो ठोकी जाती है, पर आपको यह पूरा भरोसा था यही नतीजे आने वाले हैं आज 3 तारीख को? देखिए, आज आप चाहे कुछ भी कहें, जो जीता वही सिकंदर, और सिकंदर का नाम है नरेंद्र मोदी। आप चाहे कोई भी विश्लेषण करें, शायद एक आनंद की अनुभूति की होगी एग्जिट पोल देखते हुए, लेकिन सत्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी लेकर मैदान जंग में उतरी थी और मोदी की गारंटी आज रंग लाई है। तो आज के परिणाम हमारे लिए कई विषयों पर सुखद हैं। एक, नरेंद्र मोदी की गारंटी सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं के माध्यम से अपने प्रशासनीय जो उनका हुनर है प्रशासकीय, उसके माध्यम से जनता के मन में कमिट छाप छोड़ी है, जिसका परिणाम आज आप देख पा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस और विपक्ष के दलों ने एक गठबंधन बनाया, मोदी पर दिन रात कटाक्ष किए, आज विपक्ष के कटाक्ष को मुंहतोड़ जवाब मिला है। तीसरा, विभाजन करने वाली राजनीति और विशेषतः जाति के आधार पर इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेतृत्व ने विशेष रूप से उछाला, आज उसको मात मिली है। चौथा, नरेंद्र मोदी ने फिस्कल प्रूडेंस की राजनीति की, आज उस फिस्कल प्रूडेंस, उस वित्तीय कहीं ना कहीं अनुशासन को देश की जनता ने अपनी मोहर लगाई है इन तीनों राज्यों में। उसके लिए आज मैं विशेष रूप से अपना उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और अंत में ये कहना चाहूँगी, कम से कम गांधी खानदान के लिए ये एक डेथ नेल साबित होगा। आधी आबादी की भी बात करनी जरूरी हो जाएगी। क्या आज जो ये चुनावी नतीजे आए हैं, महिला आरक्षण कानून ले आई आपकी सरकार, आप उसी आबादी, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, महिलाओं ने अपना भरोसा क्या बीजेपी में जताया है और इन नतीजों में बड़ा पुट महिलाओं का रहा, क्या ये कहना गलत होगा स्मृति ईरानी? बिल्कुल गलत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर मातृशक्ति ने अपना भरोसा दिखाया, लेकिन इसमें एक संशोधन निश्चित रूप से करना चाहूँगी संदीप जी। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि 33% आरक्षण का बिल हमने पास करवाया नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, बल्कि इसलिए भी क्योंकि चाहे वो जनधन योजना हो, देश की 24 करोड़ महिलाओं के जीवन में पहली बार अपना बैंक का खाता खुलने की बात हो, चाहे वो मातृवंदना योजना हो प्रधानमंत्री जी की, जिसमें गर्भवती बहनों को 3.5 करोड़ बहनों को उनके बैंक के खाते में सीधा 14,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि पहुंचाना हो, चाहे वो पोषण अभियान के अंतर्गत करीबन 10 करोड़ हमारे लाभार्थी महिला और बच्चों को सहयोग पहुंचाने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब महिला को विशेषतः उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से सालाना 5 लाख रुपए की व्यवस्था दिलाना हो, इन सभी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सतत खरे उतरे हैं और इसलिए आज मातृशक्ति बहुत ही भारी संख्या में नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपना वोट दे रही हैं। धन्यवाद संदीप जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी, आपने अपना वक्त हमें दिया। पर हम जो चर्चा कर रहे थे, अब उस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। राजस्थान में अमिताभ, आपको क्या लगता है, बॉक्सेस तो टिक किए वसुंधरा राजे ने, बीजेपी इस जीत के बाद वहां कुछ एक और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी लेकर आ सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये होगा, क्योंकि देखिए ये नरेंद्र मोदी के दौर में
बाकी कोई भी क्षत्रप हो, लेकिन उनकी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उनके खेमे के लोग विरोध में आके अपनी बात मनवा लें। तो डार्क हॉर्स कौन होगा, चेहरा कौन होगा? अब उसमें देखिए, बीजेपी ने महारानी के सामने राजकुमारी को किया, राजकुमारी के सामने बाबा आ गए, अब फिर कोई और नए आ जाएंगे, मेघवाल जी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। आपके हिसाब से फ्रंट रनर कौन? बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि झोला में क्या रखे हैं मोदी जी, वो मोदी जी को पता। आप कुछ कयास लगाना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि मोदी का टारगेट ये है कि अगर मजबूरी ना हो तो कहीं अपर कास्ट को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वे अपना दाव खेलेंगे ओबीसी पर, पिछड़ों पर और महिलाओं पर। दलित या ओबीसी तक? दलित, आदिवासी, ओबीसी। इसलिए मेरा मानना ये है कि राजस्थान में होगी तो महिला ही, और मेरा हंच ये है कि अपर कास्ट नहीं होगी। तो इसलिए अब उनके पास विकल्प तो एक ही बचता है, वसुंधरा का, क्योंकि आगे 25 की 25 सीटें जीतनी है। तो उसका एक समीकरण जो जातियों का बनाना है, तो उसके लिए मैं अभी भी वसुंधरा पर दाव लगाता हूँ। अब यहाँ पर हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश की बहुत बात की राखी, छत्तीसगढ़ में ये जीत, रमन सिंह तो मतलब हाइबरनेशन में चले गए थे, तो वो कोई सेहरा भी अपने सर बंधवा नहीं पाएंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा मुफीद? देखिए, हम पृष्ठभूमि में जाएं तो जो आदिवासी वोट है या आदिवासी इलाके हैं, उस पर बहुत नज़र रही है। 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस हुआ, बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन, और उस पूरे ट्राइबल वोट्स को कंसोलिडेट गुजरात में हमने देखा और भी स्टेट्स में। यहाँ पर मुझे लगता है, और ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव और हंच है, कि यहाँ आज हम सब कह सकते हैं, देखिए एग्जिट पोल में क्या क्या हुआ, यहाँ पर आकलन कितने गलत हुए हैं, तो एक दो और भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि किसी आदिवासी महिला को और वो भी खुद पर भी हंसने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, और बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करके भी और हम सब भी यहाँ बातचीत जो कर रहे हैं उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। तो मुझे मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदिवासी चेहरा कोई हो सकता है, और शायद वो महिला भी हो सकती है। शायद वो महिला भी हो सकती है। दिबांग, अब दरअसल देखिए चुनावी नतीजे आ गए, रुझान है इनमें से अभी बहुत, पर अब ये ट्रेंड कुछ बदलने वाला नहीं है। ये तो इतना तजुर्बा आपको तो खैर मुझसे ज़्यादा है, पर अब अगला कदम 2024 के लिए नैरेटिव ये तो तय हो गया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी, जैसे अभी विजय कह रहे थे, पहले बहुत सवाल उठते थे कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा, उनका जादू विधानसभा चुनाव में नहीं चलता, विधानसभा चुनाव हार जाती है बीजेपी, पर यहाँ पर उन्होंने उसको उलट दिया है। तो अब चेहरों का भी गणित 2024 के हिसाब से फैलाया जाएगा क्या? यह बिल्कुल फैलाया जाएगा और ये बहुत स्वाभाविक होगा। और एक मुझे जो ये लगता है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मतलब किसी भी तरीके से जातिगत जनगणना और वो आरक्षण, वो वाला जो एक मोर्चा खोल रखा है विपक्ष ने, वो कहीं जमीन पर जम ना जाए, वो कोशिश पूरी नहीं होने देगी अब बीजेपी। बिल्कुल, और उसकी रणनीति ये होगी दरअसल। बिल्कुल, और उनके पास मौका भी है और उन्होंने साबित भी किया कि वो अपने दम पर जीत सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा अब उनको ज़रूरत नहीं है। अब वो जो अपनी बड़ी रणनीति है उसी में लगाएं। अरुण साहब हैं, उनको बना सकते हैं, पिछड़े हैं। विजय बघेल हैं, वो भी कुर्मी हैं, पिछड़े हैं। तो पिछड़े, आदिवासी, दलित और महिलाएं, इन पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो होती दिखेगी क्योंकि इसी सहारे वो आगे जो विपक्ष कोशिश करेगा उसका भी जवाब दे देंगे और वो जीत सकते हैं। वो तो उन्होंने दिखा दिया और ऐसी जगह जीत सकते हैं। छत्तीसगढ़ तो सभी लोग, हम लोग वाकई में हंस रहे थे एग्जिट पोल पर। आपको याद हो उस दिन हमने थोड़ी देर के लिए मैंने बात की थी कि अगर भूपेश बघेल हार जाते हैं तो क्या होगा। तब हमारी थोड़ी चर्चा हुई थी, पर सिर्फ ये मान के नहीं हुई थी, डंडील मान रहे थे। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बीजेपी की तरफ से भी ऐसा लग रहा था कि ये डंडील है। तो उसमें एक बहुत बड़ी जीत है उस हिसाब से। और अब जो सारा फोकस होगा, पहले भी सारा फोकस वहीं था, वो 24 पे होगा। वो 24 पर होगा। अब डबल इंजन सरकार भी होंगी। चरण सिंह सापरा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चरण सिंह सापरा, देखिए तेलंगाना आप जीते हैं और अच्छी खासी जीत है। तेलंगाना में आप जीत जाते हैं, बाकी जगह वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पाती है। बावजूद इसके शुरुआती आकलन हम 3 महीने पहले, 4 महीने पहले बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कम से कम आप पोल पोजीशन पर दिखाई दे रहे थे। वो मोमेंटम तेलंगाना का आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर पाए?
देखिए, इसी तरह से अगर मैं कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी के पास रखूं कि अगर 3 राज्यों के अंदर आपने मोमेंटम सेट किया है तो फिर तेलंगाना के अंदर क्यों नहीं मोमेंटम सेट कर पाए? यानी नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी 3 राज्यों में, अगर आप इस तरह से कहते हो कि 3 राज्यों में उनकी गारंटी चली है, तो फिर तेलंगाना के अंदर उनकी गारंटी को रिजेक्ट क्यों किया गया है? तो कहने का तात्पर्य यह है संदीप जी कि बहुत सारे कारण होते हैं, कोई 1 या 2 या 3 कारण नहीं होते हैं। ये सभी कारणों का हम विश्लेषण करेंगे। निश्चित रूप से जो अभी रुझान नजर आ रहे हैं, अगर यही नतीजों में बदलते हैं तो ये चिंताजनक परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका निकाला जाएगा ना नतीजा, और इसके बाद में किस तरह से हमें बदलाव लाना है आगे की रणनीति में। और मैं लगातार कहता आया हूं कि 2024 का जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। हमारे पास में मुद्दे होंगे और दूसरी तरफ मोदी जी होंगे, तो मुद्दा उसमें महंगाई का भी होगा, बेरोजगारी का होगा, आर्थिक विषमता का होगा, आदिवासी उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, ऐसे तमाम सारी चीजें, उसमें ओपीएस भी होगा और उसमें जातिगत जनगणना भी होगी। अब आप कहेंगे कि जातिगत जनगणना तो अभी भी थी, ओपीएस तो अभी भी था, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ा। एक चीज का प्रभाव बनने में भी हो सकता है कहीं पर समय लगता हो, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उस कंटिन्यूस प्रोसेस को चालू रखेगा। आपने ये शब्द जो इस्तेमाल किया, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दरअसल पेच यहाँ पर भी अटका क्या? कांग्रेस का दम्भ और गुरूर ज्यादा बढ़ गया। मैं खास मध्य प्रदेश का अगर उदाहरण लूं, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 5 सीटें मांग रही थी आपसे, रात के 1 बजे तक उनके नेताओं को बिठाए रखा कमलनाथ जी ने, और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कम से कम 10 सीटों पर कांग्रेस को हरवाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस का अहम और गुरूर भी, वो दम भी आड़े आया क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में? नहीं संदीप जी, मैं खुद मध्य प्रदेश में 1 महीना था। मैं हकीकत में आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ऐसी सीटें मांग रही थी जो सीटें हम उन्हें दे नहीं सकते थे, जहां पर हमारे जीतने की संभावना ज़्यादा थी। हाँ, कुछ सीटें हम जरूर शेयर करना चाहते थे, लेकिन वो नंबर उनको नहीं पसंद था। अब जिस तरह से आंकड़े नजर आ रहे हैं, 164 भारतीय जनता पार्टी और 64 कांग्रेस पार्टी, तो अगर आप क्या समझते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ आ जाती तो क्या ये गैप हम पूरा क्रॉस करके और जीत जाते? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें पता था कि वहां पर हम कौन सी सीटें समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं, वो हमने ऑफर करी थी, लेकिन उन्हें वो सीटें या उतनी गिनती की सीटें पसंद नहीं थी। तो पेच मात्र इतने में ही अटका था। बाकी कई और कारण हैं जिस वजह से हम मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं जीते हैं, जिसका आकलन तो किया विपक्षी जाएगा। खेमा इंडिया गठबंधन बल्कि क्या राहत की सांस ले रहा होगा कि कांग्रेस वरना घोड़े पर सवार हो जाती है, 3 राज्य जीत जाती। तेलंगाना की अभी बात नहीं कर रहा हूं। और अब कांग्रेस को ज्यादा प्रैक्टिकल, व्यावहारिक होकर गठबंधन धर्म की बात करनी होगी। 3 के बाद कह रहे थे ना आप, इंतजार कीजिए 3 तारीख का, उसके बाद इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। तो बात का सिलसिला अब शुरू करने का भी वक्त आ गया है ना चरण सिंह सापरा? निश्चित रूप से बातों का सिलसिला पहले भी शुरू था, बातों का सिलसिला आज भी शुरू है और आगे भी शुरू रहेगा। और जो तेलंगाना की जीत है उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। नहीं कर बहुत रहे बड़ी जीत है। कहाँ हम 19 थे, 19 से लेकर के हम, हाँ नहीं मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जनता के लिए भी कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए भी कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के लिए भी कर रहा हूँ कि कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। 19 से हम अगर 64 की छलांग लगाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है ये मैसेज देने में। हाँ, हम अगर उत्तर भारत में कामयाब नहीं हुए तो कम से कम जो दक्षिण भारत है उसके अंदर बीजेपी का सफाया हो रहा है, ये निश्चित रूप से नजर आ रहा है। तो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड भी हो रहा है पॉलिटिक्स में। साउथ में बीजेपी साफ, नॉर्थ में बीजेपी का कमल अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाता दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चरण सिंह सापरा। लेकिन यहाँ पर एक और बात विजय त्रिवेदी, जब हम कांग्रेस की बात की जाए, जो मैं सवाल पूछ रहा था कि भाई दम्भ और गुरूर थोड़ा अहम भी बढ़ चढ़ कर बोलने लगा। इंडिया गठबंधन की रैली भी नहीं होने दी भोपाल में कमलनाथ ने। तो इंडिया खेमे वाले अब लोग कह रहे होंगे कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से धरती पर आई, अब कांग्रेस, अब बातचीत हो सकेगी। इसको भी देखिए, जब 24 की बात करते हैं तो विपक्षी खेमे में क्या कुछ हो रहा है उसका आकलन भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो ये कि आप
उस जगह पर, ठीक जगह पे हर्ट करते हैं जहाँ पर पिन पॉइंट होना चाहिए। कांग्रेस को ये कोई लॉजिक नहीं है कि नहीं 10 सीटों पर वो समाजवादी पार्टी आ जाती तो क्या हो जाता, वो तो 10-10 करके भी बहुत सारी चीज़ें होती है। गोंडवाना पार्टी भी है और जो लोग भी हैं कि उम्मीदवारों के साथ, बीएसपी के साथ में। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी को आप 2024 की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को 2024 को भी तो ध्यान रखना। कांग्रेस की बड़ी लड़ाई 2024 के लिए है। अभी अखिलेश यादव नाक चढ़ाए घूम रहे हैं। इंडिया अलायंस के साथ कैसे बात होगी, अखिलेश यादव का क्या मिजाज होगा, वो बार बार करेंगे। यदि आप 5 सीट देते तो उत्तर प्रदेश में आप किस तरह से लड़ाई लड़ते, ममता जी के साथ कैसे करेंगे और दूसरी पार्टियों के साथ क्या करेंगे। तो कांग्रेस को अब ये 2024 के लिए भी आपकी सलाह माननी चाहिए कि ये दम और जो भी चीज़ें हैं उसको छोड़ के फ्लेक्सिबल होना। पॉलिटिक्स जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी का भी गेम है। कि जितना फ्लेक्सिबल आप होते हैं। और बीजेपी को देखिए ना, अगर ओम प्रकाश राजभर जरूरी है, संजय निषाद जरूरी है, अनुप्रिया पटेल जरूरी है, हाँ उन्होंने दुनिया भर की, लेकिन जब जरूरत हो, देखिए पॉलिटिक्स में कहा जाता है ना, हर किसी को बाप बनाया जा सकता है और बाप को जो आप चाहते हैं वो बना सकते हैं, सिर्फ वक्त की बात होती है और ये वक्त आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प खबर आ रही है। कामारेड्डी जो सीट है तेलंगाना की, वहां पर केसीआर पीछे चल रहे हैं। ये देखिए दिबांग, इस पर बीजेपी उम्मीदवार केवी रमन्ना रेड्डी जीत की ओर है, केसीआर और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी हार की तरफ जा रहे हैं। देखिए जहां पर झंडा गाड़ दिया कांग्रेस ने, वहां पर यह खबर, इसके मायने क्या होंगे? यहाँ पर तो लग रहा था कि ये रेवंत रेड्डी जीतेंगे और ये हालांकि वो एक और सीट से भी लड़ रहे हैं, पर ये लग रहा था कि यहाँ से वो जीतेंगे, पर ये तो एकदम बिल्कुल नए किस्म की खबर है। पर ये तो कांग्रेस से हमें नहीं छीनना चाहिए कि कांग्रेस की जो जीत हुई है तेलंगाना में वो बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन जो बड़ी बात है कांग्रेस के लिए और जो इंडिया गठबंधन की जो कि आप बात कर रहे थे, अगर 2019 को देखें 186 सीटों पे आप सीधे लड़ रहे हैं बीजेपी में, और इन 3 राज्यों में जहां आप सीधे लड़ते हैं बीजेपी से, बाकी से मदद ले सकते हैं, बिना मदद लिए आप सीधे लड़े और आप औंधे मुँह गिरे। यानी आप जिस तरह की हार हुई है वो तो सोचना मुश्किल है। जो एक एग्जिट पोल आया, इसमें एक और पेंच भी है दिबांग, इंटरेस्टिंग बात है और ये दर्शकों को समझने की जरूरत है। जब हम 2018 के नतीजों की बात करते थे तो पलटकर हम ये भी तस्वीर कीजिए, यहाँ पर लोकसभा में बीजेपी ने सबका सफाया कर दिया, तो विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव से कोई तालमेल या कोई कनेक्शन नहीं होता, और आज हम कनेक्शन बनाने लगे। तो ये भी हम कई बार बीजेपी का नैरेटिव कर देते हैं। नहीं, हम कोई कनेक्शन नहीं बना रहे। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह की हार हुई है, मतलब आप जो आंकड़ा देखिए, जो हमने एग्जिट पोल में सुना था, उससे भी आगे बढ़कर आंकड़ा आ रहा है अगर मध्य प्रदेश में, तो वो बताता है कि कितनी ज़्यादा हार हुई है। और वो ये भी बताता है, जो कि बहुत ज़्यादा इस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति को कितना गलत पढ़ा। यानी कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। 2 शीर्ष के नेता, एक को दिल्ली बुलाया गया, उनसे कहा गया कि महाराज आप जाके प्रचार कीजिए, शिवराज को देखिए वो 14-14, 15-15 रैली कर रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पार्टी की मानसिकता दिखाता है, एक पार्टी की कांग्रेस को आईना भी दिखाया गया है। देखिए कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक के बाद वो एक चुस्ती तो आई, पर वो चुस्ती में वो थोड़ा सा बहरा गए क्या? मैं बिल्कुल देसी शब्द तो तभी तो देखिए ना, 2.5 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसी कांग्रेस की स्थिति है, लेकिन कर्नाटक वाली स्थिति तेलंगाना में तो कर दी, तेलंगाना में तो दिखाई, मध्य प्रदेश में भी थी। लेकिन 2 महीने जो ऐसे रहे, जिस तरह से कांग्रेस ने कैंपेन किया, और जो बात अभी समाजवादी पार्टी वाली हो रही थी, समाजवादी पार्टी ने 15 सीटों पर जो भी 1% वोट पाए। जब आप में जो कह रहा था कि अगर बराबर वोट बैंक पर हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2 करोड़ 10 लाख आदिवासी हैं, संसार में सबसे ज़्यादा गोंड आदिवासी हैं, और उनसे आप नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के करीब है। आप विंध्य जनता पार्टी बनाई नारायण त्रिपाठी ने, वो इंतजार करते रहे कि मुझे कांग्रेस से टिकट मिल जाए, आपने नहीं ध्यान दिया उन पर, उन्होंने अपनी पार्टी, हो सकता है 0.5, 0.4% वोट भी बनता है। देखिए ये आखिरी आकलन नहीं, वो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आप क्या चीज करते, उससे किस तरह की एक हवा या एक फिजा बनती है, वो भी देखने वाली बात होती है। और अभी आपको लिए चलता हूं अपने दूसरे स्टूडियो, शिरीन वहां मौजूद हैं। शिरीन
बिल्कुल संदीप जी। और देखिए अब वक्त हो गया ये बताने का कि आखिर किसकी प्रार्थनाएं जो हैं वो पूरी हुई हैं, यानी कि किनकी दुआओं में असर दिखा है। और देखिए ये कुछ वीवीआईपी सीट्स हैं, दतिया जहां पर नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं और राजेंद्र भारती कांग्रेस के जो है वो आगे चल रहे हैं। दतिया एक महत्वपूर्ण वीवीआईपी सीट है। इसके अलावा अगर बात कुछ और सीट्स की करें तो यहाँ पर राउत सीट जहां पर कांग्रेस पीछे है और बीजेपी के मधु वर्मा आगे चल रहे हैं। अंबिकापुर में भी बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। और इसके साथ ही अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया राजेश अग्रवाल बीजेपी जो कि आगे, और पीछे टीएस सिंहदेव चल रही हैं, वो अपनी सीट पर इस वक्त पीछे हैं। वसुंधरा राजे, और जिस तरह से वसुंधरा राजे को थोड़ी देर पहले आपने सुना भी, और उन्होंने जीत को लेकर आशीर्वाद जिस तरह से कहा कि ये जनता का आशीर्वाद है, और इसी तरह से आगे भी आपको कुछ और महत्वपूर्ण सीटों के बारे में बताएंगे।